जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस ईयर 23 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब ये मिलान करना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी हुई हैं और इनको उपयोग दिए हुए हैं कि कौन सी तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप जानते हो कि रेडियो तरंगों का उपयोग हमारे फ़ोन में जो हम यूज़ करते हैं, उनमें किसका यूज़ होता है? रेडियो तरंगों का। तो रेडियो तरंगों का यूज़ किसमें होता है? सेलुलर फ़ोनों में। अब बात करें सूक्ष्म तरंगों की। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किसमें होता है? तो विमान नेविगेशन के रडार प्रणाली प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरे का दूसरे से मिलान हो जाएगा। अवरक्त तरंगों की बात करें तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सामान यूज होते हैं, मतलब कि रिमोट हो गया, इनमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। तो तीसरे का पहले से हो जाएगा। और गामा किरणों का उपयोग स्पेशल भी पूछा जाता है कि गामा किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। तो चौथे का चौथे से हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कि कोई भी एक तरंग दी जा सकती है और स्पेशली पूछा जा सकता है कि इस तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो आपको चारों तरंगों को याद रखना है कि किस तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो एक बार वो पढ़ लेते हैं इन तरंगों को, ये हमें फिर परफेक्ट याद हो जाएंगे। रेडियो तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? हमारे फ़ोनों में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? विमान नेविगेशन में और इस्तेमाल रडार प्रणाली में। विमान नेविगेशन के रडार प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। अवरक्त तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है? अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है हमारे घर के इलेक्ट्रिक सामानों में, जैसे हमारे रिमोट हो गए। और गामा किरणों का उपयोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है गामा किरणों का। गामा किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन डी का मतलब डी का डी से हो जाएगा, चौथे का डी से। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देख सकते हो, इनको आप मिलान कर लेना कौन सा किससे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है। ग्रुप डी में आने की पूरी पूरी संभावना है। एक स्पेशल तरंग का नाम भी देकर पूछा जा सकता है कि इस तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो सभी तरह से आपको रेडी रहना है। अब बात करें बिजलीकरण क्या होता है, जहाँ हवा का दाब कैसा होता है। तो बिजलीकरण वहाँ होता है वहाँ हवा का दाब कैसा होता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं बिजलीकरण के बारे में कि जहाँ बिजलीकरण होता है वहाँ हवा का दाब निम्न होता है। जहाँ बिजलीकरण होता है वहाँ हवा का दाब निम्न होता है। और एक और क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है, दोनों ग्रुप डी में पूछे गए हैं, संपीड़न, कि जहाँ संपीड़न होता है वहाँ हवा का दाब कैसा होता है। जहाँ संपीड़न होता है वहाँ हवा का दाब उच्च होता है और जहाँ विरलीकरण होता है वहाँ हवा का दाब निम्न होता है। इन दोनों को याद रखना है और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में। तो अब की बार आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना है कि विरलीकरण का योग उपयोग जहाँ होता है वहाँ हवा का दाब कैसा होता है? निम्न होता है। और संपीड़न वहाँ होता है वहाँ हवा का दाब कैसा होता है? उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 में शायद संपीड़न का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव में के हिलने की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मैंने आपको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, बी बराबर एन लेमडा, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आप मेरी डेली वीडियो को देखते हो तो आप जानते हो कि मैं आपको डेली एक नया फार्मूला सिखाता हूँ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको। तो कल मैंने फार्मूला पढ़ाया था, तो आज इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है? हमें आवृत्ति पूछी हुई है। तो एन क्या होता है? आवृत्ति होती है, वी वेग होता है और लैम्ब्डा क्या होता है? लैम्ब्डा होता है तरंग दैर्ध्य। तो हमें क्या-क्या दिया हुआ है? हमें तरंग दैर्ध्य दी हुई है 125, तो लैम्ब्डा की जगह 125 लिख लेंगे। आवृत्ति पूछी है तो आवृत्ति की जगह एन लिख लेंगे और वेग कितना दिया हुआ है? हमें वेग दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 25। तो आप 25 से 125 को काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगी। हमारा आंसर आएगा 1 बराबर एन गुणा 5। तो एन यहाँ से इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20 हर्ट्ज, 0.20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो बी बराबर एन लेमड़ा से इसको एक बार आप खुद करके देखना, आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है?
तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। आवृत्ति के मात्रक की बात करें तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। अब बात करें रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पे स्केल से मापा जाता है दाब। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। टेस्ला की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है और ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये चार ऑप्शन मैंने समझा दिए हैं। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये 10 के 108 नहीं है, 10 की पावर 8 है। क्या है? 10 की पावर 8। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो बहुत से बच्चे सो देखना, ये क्वेश्चन आया था 2014 में आरआरबी जी में। तो बहुत से बच्चे इसको याद रखते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखने हो, पहला पहला ऑप्शन यही दे दिया रेलवे ने। तो बहुत से बच्चे नहीं, 70 से 80% बच्चे तो इसी में ही इसको ही आंसर लगा के सीधे आगे बढ़ दिए होंगे, सोच रहे होंगे कितना सरल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर ये नहीं होगा। 3 गुना 10 की पावर 8 क्या होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 होता है प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। इसमें क्वेश्चन में पूछा है ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग पूछा है। और ये क्या होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है प्रकाश का वेग निर्वात में। तो ये ऑप्शन पहला पहला यही दे दिया, तो बहुत से बच्चे इसको आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बच्चों का गलत हो गया होगा। तो ध्वनि की चाल होती है ना, ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल होती है 330 330 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि आपको यही पता होगा ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। आपको इसे याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपको आता आता क्वेश्चन आपका गलत गलत हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन हमको सही करने हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोप्लास्ट या तापमापी निहित होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का तापमापी कहा जाता है। और ये हमारी भूख भूख प्यास का कारण कौन होता है? हाइपोथैलेमस ही। क्या हाइपोथैलेमस ही होता है। हमारे भूख प्यास का कारण कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को आपको पता हो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में भूख लगना, प्यास लगना, हमारे शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। अब बात करें थायराइड की। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है और इसको सक्रिय करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये भी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शायद ही एक आधा ऐसा सीजन जाता होगा रेलवे का जब जिसने एग्जाम दिया हो और उसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, आयोडीन ग्रंथि वाला, मतलब आयोडीन वाला, कि थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। अब बात करें पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय कौन करती है? पीयूष ग्रंथि सक्रिय करती है। और एक हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि, कौन सा? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। अब बात करें पीनियल ग्रंथि की। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर की जैविक घड़ी। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है हमारे शरीर की जैविक घड़ी। और पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है। वो कौन सा हार्मोन आ जाएगा? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन यह स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित कौन करती है? पीनियल ग्रंथि। चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने के मिल सकता है आपके एग्जाम में। और चारों ही ग्रंथि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो हृदय की समस्या का निदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है ईसीजी। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा तभी आप समझ जाओगे। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है।
और आप जानते होंगे कार्डियोलॉजी क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, ईसीजी को, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी। हृदय की समस्या का निदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता। ये आपको याद होंगे तो आप इसका राइट आंसर लगा दोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको न्यूनतम 25 सेंटीमीटर वस्तु अगर दूर धरेंगे, मान लो ये हमारी आंख हो गई, यदि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे, वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। यदि 25 सेंटीमीटर से, मान लो ये हमारी आंख है और ये है 15 सेंटीमीटर की दूरी, और जहाँ पर हम किसी वस्तु को रख देंगे तो हमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और वह हमें धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आप सबसे पहले बात करते हैं हम दूरदर्शी दोष की। दूरदर्शी दोष क्या होता है? दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और अब बात करें कि दूरदर्शी दोष को किसके द्वारा, किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो दूरदर्शी दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। आपको ने उस लेंस के बारे में याद रखना है कि इसके द्वारा, मतलब किस लेंस के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करें निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और क्वेश्चन भी ये पूछा है कि कोई वस्तुएं, पास की वस्तुएं तो देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? वो किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग। इन दोनों को आपको याद रखना है, इन दोनों से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सटीक कारण हो सकता है? तो यह किसके कारण होता है? आपने देखा भी होगा, जब आप थोड़ी दौड़ करते हो या कुछ दौड़ भाग करते हो तो आपको ऐंठन सी महसूस होती है। तो वह किसके कारण होता है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों कारण बनते हैं जिसके कारण हमें ऐंठन महसूस होती है। इन दोनों को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज हो जाएगी। और स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान की हड्डी हो जाएगी स्टेपीज। तो आप जानते होंगे कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मेलस, मेलस इनकस और स्टेपीज। ये 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। मेलस सबसे कमजोर हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? वो होती है मेलियस, या मेलस कहते हैं इसको, मेलियस या मेलस कहते हैं। तो मेलियस हो जाएगी सबसे कमजोर हड्डी और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी। अब फीमर की बात करें तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। आपको इसे याद रखना है यदि आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। और परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार, परमाणु भार किसके बराबर होता है? परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु भार। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन के परमाणु में सबसे पहले आपको आना चाहिए नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो मतलब इसमें मैंने भी आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी इसमें प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें क्या पूछा है? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो आपको इस फिर ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले अब ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी
14 बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जहाँ पे हमने अभी अभी याद किया था कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होती है नाइट्रोजन में, 7। तो 7 बराबर, तो 14 बराबर 7 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस न्यूट्रॉन की संख्या को हम निकालेंगे तो 7 यहाँ से घट जाएगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 7। तो मैंने आपको एक एक बात आपको डिटेल में बताई कि कैसे इसको निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सब बता दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मैंने अभी भी आपके लिए बताया था। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 15, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है, 22। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 37। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में आपने संबंध पढ़ा होगा कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता है, 1/आवृत्ति। तो आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति बराबर हो जाएगी 1/आवर्तकाल। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे संबंधित होती हैं। तो जहाँ पे हमें क्या दिया है, आवृत्ति दी हुई है, आवर्तकाल पूछा है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवृत्ति कितनी दी हुई है, 50। तो टी बराबर हो जाएगा, जब 1 में 50 का भाग देंगे तो आ जाएगी 0.02 सेकंड। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 0.02 सेकंड। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस संबंध को याद रखना है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, इनमें से एक असत्य है और 3 सत्य हैं। तो ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये 3 होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, मतलब कि ध्वनि तरंगे चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं, लेकिन चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक दोलन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। एक दोलन में एक दोलन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आपको इसे याद रखना है। यदि आपसे समय पूछे कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या होता है, वो होता है आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछे कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, यदि आपसे संख्या कह दे तो वो क्या होती है, आवृत्ति। वो क्या होती है, आवृत्ति। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में या किए जाने वाले दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या कह दे तो वो होती है आवृत्ति। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय तो वो होता है आवर्तकाल। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। मैंने एक बार आपके लिए करा दिया था ये क्वेश्चन अभी, तो शायद रिपीट हो गया है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास ऑडिबल रेंज कितनी होती है। तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अपश्रव्य तरंगों की। अपश्रव्य तरंगों की दृष्टि परास कितनी होती है, मतलब श्रव्य परास कितनी होती है, वो हो जाएगी 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम की इसकी परास होती है अपश्रव्य तरंगों की। और श्रव्य जिनको हम सुन सकते हैं, विनके विनकी परास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव्य की बात करें तो पराश्रव्य की श्रव्य परास कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनियों की श्रव्य परास। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझाते हैं, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये। तो आपको इन तीनों को याद रखना। अभी एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जब मैं बताऊंगा आपको कि अपश्रव्य तरंगों को क्या कहा जाता है, श्रव्य तरंगों को क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगों को क्या कहा जाता है। सो आ गया वो क्वेश्चन, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज कौन कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रवणीय रेंज होती है हमारी।
तो लेकिन उससे कम, मतलब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था, उन्हें कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को अपश्रव्य कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इनको क्या कहा जाता है? मतलब अपश्रव्य तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। आपको इसे ऐसे याद रखना है। 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सुपरसोनिक। आपको इन दोनों को याद रखना है। 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुपरसोनिक, इन दोनों को याद रखना है। इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? टोन। टोन तो किसको कहते हैं? जैसे हम टून कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में, उसे कहते हैं टोन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें नोट की। नोट क्या कहते हैं? तो विभिन्न ध्वनि की आवाज को, विभिन्न आवृत्तियों की आवाज को क्या कहते हैं? नोट। जैसे कि जब कोई गिटार फिटार बजाता है, जब कोई गिटार बजा जाता है, वो ध्वनि हमें बहुत प्रिय लगती है। तो वह होती है विभिन्न आवृत्तियों की आवाज होती है। वो क्या होती है? विभिन्न आवृत्तियों की आवाज होती है, वो हमें प्रिय लगती है, उसे कहते हैं नोट। और टोन किसको कहते हैं? एकल आवृत्ति, मतलब एक ही आवृत्ति होनी चाहिए उसकी, उसको कहते हैं टोन। और पिच किसको कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को पिच कहते हैं। मतलब जिसकी तीव्रता अधिक होगी उसकी पिच हाई होगी, और जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी पिच लो होगी। मतलब मैं इसको ऐसे बता दूंगा आपको कि क्या कारण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि शेर की दाढ़ से ज़्यादा मच्छर की फिनफिनाहट, मतलब मच्छर जो झनझनाहट करता है वह अप्रिय लगती है। शेर की दाढ़ से ज़्यादा मच्छर की फिनफिनाहट अप्रिय लगती है। उसका कारण होता है पिच, क्योंकि मच्छर की पिच होती है, मच्छर की आवाज़ की जो पिच होती है वह हाई होती है, और शेर की दाढ़ की जो पिच होती है वो लो होती है। तो इसलिए मच्छर की फिनफिनाहट बहुत ज़्यादा अप्रिय लगती है शेर की दाढ़ से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप इन तीनों क्वेश्चनों को समझ होंगे। और हर्ट्ज मतलब हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरार और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है प्राध्वनिक तरंगों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है कि धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है प्राध्वनिक तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की हड्डियों को कहा जाता है रिब्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है, या पीसी कंकाल तंत्र, आपने पढ़ा भी होगा। पीसी कंकाल तंत्र कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि श्रावण की। श्रावण किसे कहते हैं या श्रावी किसे कहते हैं? तो अंतःस्रावी और श्रावी में मैं आपको अंतर बता दूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार ग्रंथि को और थायराइड ग्रंथि को। लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को आप देख सकते हो। जैसे थायराइड ग्रंथि किसका स्रावन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। किसका स्रावन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। वह थायरोक्सिन हार्मोन हमसे निकल के बाहर आता है, शरीर से निकल के बाहर आता है क्या? नहीं आता है। तो शरीर से बाहर निकल के नहीं आता है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। और जब से अब देखो इसको, लार ग्रंथि को, लार ग्रंथि क्या करती है? लार का स्रावन करती है, मतलब लार निकालती है। और लार कहाँ होती है? हमारे शरीर से बाहर आती है ना, के भीतर ही रहती है। लार बाहर भी निकल सकती है ना। तो इसको क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो आपको इन दोनों में अंतर फर्क आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं। जैसे लार ग्रंथि हो जाएगी हमारी, वह होगी बाह्य स्रावी ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कौन सी ग्रंथि हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लार का स्रावन हम बाहर की ओर करते हैं। आपको इसे ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई बहुत क्रोध, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव और समायोजित करने में शरीर में मदद करता है? तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, कि इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है।
फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट मतलब करो या मरो हार्मोन कहा जाता है इसको। या क्रोधित होते हैं जब हम, शर्मिंदा होते हैं, चिंतित होते हैं जब यह स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनके बारे में आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन को होता है मानव जनन हार्मोन होता है, मतलब कि मनुष्य जनन हार्मोन होता है। और ये कौन सा है, एस्ट्रोजन क्यों होता है, मादा जनन हार्मोन। मादा जनन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों को आपको भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। इमरजेंसी हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, और क्रोधित, शर्मिंदा, चिंतित के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इनको तीनों क्वेश्चन, तीनों चारों क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, समबाहरिकों में खाली जगह की संख्या समान होती है तो किसकी संख्या समान होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समबाहरिकों में, समबाहरिक का मतलब क्या होता है। समबाहरिक का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु भार होता है वो वह समान होता है। परमाणु भार समान होता है। और मैंने अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, नाभिक, नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं। ये एग्जाम भी, मतलब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन देखो कितने फराके दिया है, मतलब खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि समबारिकों में किसकी संख्या समान होती है, वो होती है नाविकों की। और नाविकों में कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही कहते हैं परमाणु भार कहते हैं, तो उसे कहते हैं समबारिक। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और समस्थानिक भी आपको बता दूं कि समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। और समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक समान कब होगा, जब प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाएगी। तो उस समस्थानिक को भी आपको याद रखना है, जैसे प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, समबारिक मतलब नाविकों की संख्या या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था उसका राइट आंसर आपको जरूर दे के जाना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।